चलिए देखिए, काउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। काउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली एक सेट ऑफ, कह लीजिए आप, रूल्स होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि जो भी आपके बिजनेसेस हैं उनके अंदर जो प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर जो फॉलो हो रहे हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे। तो उसके लिए क्या किया हुआ है गवर्नमेंट ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनके अंदर कुछ सपोज आप कह लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कुछ आपके सेट ऑफ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन आपका किस तरह से लगना है, कैसे लगना है, क्या उसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी बहुत सारे होते हैं और आपके उसके जो मेथड्स हैं वो होते हैं, जैसे कि आपका WDV हो गया, SLM हो गया। तो इन चीजों को लेके कुछ आपके कुछ और सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं, जिससे कि जब आप एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करें, अगर वो दोनों कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है तो क्या होगा, इन दोनों कंपनीज में यूनिफॉर्मिटी होगी और उनका जो कंपैरिजन है वो और क्लियर आएगा। तो ये हमारा मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अब हम लोग आज स्टार्टिंग के 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले AS1। AS1 क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS1 में ये कहा गया है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, उनको आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। अगर आप डेप्रिसिएशन का WDV मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको लिखना है कि आप WDV यूज कर रहे हैं। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सपोज आप फीफो यूज कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना है कि आप फीफो फीफो पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका AS2। AS2 रिवाइज्ड, कुछ इसमें अपडेशन हुए थे। ये आपका किस चीज से बिलोंग करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि किसी भी कंपनी में इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से होगा, वो हमें AS2 बताता है। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक होता है जनरल, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था लीफो, फीफो, हीफो और वेटेड एवरेज। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी आपके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में आपको ध्यान रखने हैं अकॉर्डिंग टू AS2। तो उस कंपनी में लिखा जाएगा कि वो आपने AS2 फॉलो किया है या नहीं किया है, AS1 फॉलो किया है नहीं किया है। तो इस तरह से आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का जो AS है वो है आपका AS2। देखिए, कुछ कुछ तो इजी आप याद भी रख सकते हैं। AS3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कल मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें आपकी जो एक्टिविटीज है उनको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो आपका AS3 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। AS4 जो है आपका, वो आपका किस चीज के लिए, कंटिजेंसीज, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सपोज कुछ इस तरह की जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फुल डिस्क्लोजर में क्या करना होता है। अगर सपोज आपको पता है कि आपकी कंपनी पे कोई केस चल रहा है, वो आप जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल डिस्क्लोजर रूल की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को फुटनोट्स में अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, कंटिजेंसीज में, कि हमारा ये अभी एक केस चल रहा है। अगर हम जीत गए तो प्रॉफिट होगा, अगर हार गए तो लॉस भी होगा। तो आपकी कुछ इस तरह की चीजें जो कब होती है, बैलेंस शीट डेट के बाद होती है। सपोज आपने 31 मार्च को बैलेंस शीट बना ली, उसके बाद अगर कुछ कंटिजेंसीज या कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए तो उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो आपके AS4 में बताए गए हैं आपको। देखिए, इसकी पूरी एक बुक है, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, इसकी पूरी एक बुक है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। वो सारे हमें नहीं पढ़ने, हम लोगों को सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि कौन से AS में क्या चीज है। AS5, AS5 में क्या मेंशन है, नेट प्रॉफिट, नेट P&L फॉर द पीरियड और प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये 3 चीजें, एक तो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस पूरे पीरियड का, दूसरा प्रायर पीरियड आइटम्स, और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर आपने आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसमें कोई चेंज किया तो वो भी आपको मेंशन करना है एज पर AS5। AS6 जो है आपका, वो आपका डेप्रिसिएशन के बारे में। AS7 जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जो आपके जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके कुछ ऐसी अकाउंटिंग है जो बिल्डर्स वगैरह करते हैं
तो वो आपका उनके जो रूल्स है वो कहाँ पे मेंशन है, AS7 में, AS7 रिवाइज्ड। उसके बाद AS8 में आपका होता है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो अकाउंटिंग है वो किस तरह से होगी, वो आपका AS8 में मेंशन है। ये वाला जो AS है इसको विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि जो AS26 है आपका इंटेंजिबल एसेट्स का, उसके अंदर इस चीज को इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये AS क्या कहता है कि रेवेन्यू को तभी अपनी बुक्स में मेंशन कीजिए जब आप उसको सच में क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, ये हमने वैसे भी पढ़ा था। AS9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है, AS10 आपका अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स का है। तो देखिए कुछ तो बहुत इजी है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री याद रखिएगा, AS2, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। एटलीस्ट जो चैप्टर्स आपके कोर्स में है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज आपने पढ़ा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने पढ़ा है। मैं एक बात बताऊं? जी सर। हेलो। हाँ जी सर, मेरे बोलिए। पास एक वीडियो है, अभी मुझे मिला। जी सर। मैं 3-4 बार देखा, पूरा अकाउंट स्टैंडर्ड याद हो गया मेरे को। मैं बोलेंगे तो भेज दूंगा ग्रुप में, जी सर, सारे ग्रुप देख में आप लेंगे, बच्चों सारे को को याद भेज हो जाएगा। दीजिएगा। ठीक है, वो उसमें कोई ट्रिक पक्का होगा, पक्का। रिवीजन होगा। जी। वो मैं, हाँ वो ऐसे ही एक कहानी की तरह बताए हैं। वो हाँ जी, हाँ 2019 जी। 20 ऐसे ही याद हो गए, 3-4 बार मैं सुना तो हो गया। जी ठीक है मैं सर, भेज तो वो दूंगा वाला आज। जो लिंक है आप ग्रुप में डाल जी दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जी जी। देते हैं क्या? जी सर। कह रहा था मैडम, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्या? IS4 किससे डायरेक्ट रिलेटेड है, डायरेक्ट ही AS5 पूछते हाँ हैं। किससे जी रिलेटेड सर। है? हाँ जी सर, इसीलिए इसको हम डिटेल में नहीं कर रहे। डायरेक्ट या तो पूछेंगे टॉपिक का नाम देके, एएस पूछ लेंगे, या फिर एएस देके टॉपिक का नाम पूछ लेंगे, उसके अलावा और यस कुछ नहीं आने वाला इसमें से। ना, इसमें से अच्छा और अच्छा। इंड एस भी आया था सर मैडम, पिछले बार इंड क्या एस आया था आया सर? था। इंड एस, इंडियन अच्छा, अकाउंटिंग इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक जी है। जी, देखिए उसमें ये से तो 2 मार्क आया था। जनरलाइज्ड वाले हैं, वो भी यस, आपकी बुक में दिए हुए हैं। सर आप वो वीडियो भेज देंगे ग्रुप में? पक्का पक्का भेज दूंगा, इसमें क्या है। ठीक है, ओके ओके। तो आप ग्रुप में वो साथ वीडियो मिलके भेज पास दीजिएगा, होंगे हो सारे। सकता है वो हेल्पफुल हो जाए सबके लिए। ठीक है सर। जी जी। तो अभी हम लोग सिर्फ 10 तक ही डिस्कस करेंगे, तो आप लोग प्लीज इन 10 एएस को याद कर लीजिएगा, रात को सोने से पहले याद कर लीजिएगा इनको, और जो वो वीडियो है वो भी देख लीजिए, क्या पता उससे सारे याद हो जाएं एक ही बार में। मेरे ठीक को है। याद आ गया सर मैडम, 3 बार देखा मैं हाँ बस। जी। हाँ जी, हो सकता है अच्छी वीडियो होगी तो सबके लिए काम करेगी। ठीक यस। है, चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी अकाउंट्स जो है उसका एक पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी हमारी क्या होती है? कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, जिसका जो जनरेशन है या जो इसका जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013। देखिए अभी तो जो कंपनीज एक्ट है करंट वाला, हम इसको ऐसे लिखते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, वो आपका 1956 था इससे पहले। ठीक है, तो कंपनी का क्या मतलब होता है? कंपनी का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी क्या है? सेपरेट आइडेंटिटी। लीगल एंटिटी है। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, एसबीआई वाला स्कैम के बारे में तो सुन लिया होगा ना आप लोगों ने? कौन सा वाला मैम? एसबीआई स्कैम। एबीजे ग्रुप, एबीजे हाँ जी, ग्रुप हाँ वाला। जी, एबीजे ग्रुप। बिल्कुल रिसेंट। हाँ जी, हाँ जी। बाय। उसमें जो मेजर जो फ्रॉड किया गया है वो इसी तरीके से किया गया है। क्या किया गया? फेक कंपनीज बनाई, सपोज कोई भी फेक कंपनी उसको रजिस्टर करवाया, वहां से क्या किया उन्होंने? उसकी फंड ऑथराइज प्रूफ। कैपिटल करी, मतलब एक तरह से शेयर इशू करे, मतलब शेयर इशू तो नहीं मैं कहूंगी क्योंकि इन कंपनीज के इतनी जल्दी नहीं हो सकते। मतलब उन्होंने क्या किया, ऐसी जो प्राइवेट लोगों से पैसा लिया, बैंक से लोन लिया उस कंपनी के लिए, और फिर उस कंपनी को 3 से 4 महीनों में ही बंद कर दिया। ऐसे कर करके
बहुत सारी कंपनीज खोली, बैंक से लोन उठाया, और या फिर जो भी मतलब तरीके थे, जो भी इस कंपनी को जितना वो मिस यूटिलाइज कर सकते थे, इसका जितना मिस यूज कर सकते थे, सारा किया उन लोगों ने। तो मैडम इसमें बैंक को पता नहीं चला कि वो एक्चुअली कंपनी है नहीं? सर क्योंकि बैंक, अब देखिए आप ऐसे में बोल नहीं सकते हो, यहाँ पर लाइव भी हो रही है, ठीक है, कभी और डिस्कस करेंगे इस चीज को, वो तो अभी मेरे दिमाग में आ गया था क्योंकि अभी रिसेंटली चल रहा है, ठीक है। अब उस चीज को छोड़िए, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ये, और क्या होता है इसका, आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लाइफ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ये कुछ इसके आप कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी होते हैं, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। ये कहीं पे लिखे होंगे तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इसकी ये डेफिनेशन है, सेक्शन 20 चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 defines a company as a company incorporated under this act or under any previous company law। कोई भी कंपनी को आप कंपनी तब कहेंगे जब वो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013 एक्ट होगी या फिर उससे कोई पुराने लॉ के अंडर होगी जो आपका 1956 था, इससे पहले, ठीक है। अब देखिए इसके फीचर्स, सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब इसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जैसे जो पार्टनरशिप होती है ना, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो करा सकते हैं, चाहे तो ना भी कराएं, तो भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन इसको इसलिए बोलते हैं, इसको हम किसके द्वारा क्रिएट करते हैं, लॉ के द्वारा इसको हम क्रिएट करते हैं, और इसकी क्या होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, और कंपनी के नाम से लोगों पे केस हो सकता है, और कंपनी खुद भी दूसरे लोगों पे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से केस कर सकती है। सपोज अगर XYZ कंपनी है, उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो XYZ कंपनी क्या करेगी, XYZ कंपनी केस कर सकती है उस पर्सन पे, सपोज कोई भी डेटर होगा उसका, उसने पेमेंट नहीं की है, तो उनके ऊपर केस कर सकती है। तो वो अपनी आइडेंटिटी से केस कर सकती है, उसको उसके लिए किसी राम श्याम या किसी ओनर की या किसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आर्टिफिशियल पर्सन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, और उस आइडेंटिटी को यूज करके वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं अपने, सपोज बेचना है, कंपनी के नाम पे चीजें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, केस हो सकता है कंपनी के ऊपर, कंपनी दूसरों के ऊपर केस कर सकती है, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट है आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी की कभी भी डेथ और इंसॉल्व, मतलब अगर सपोज उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी डेथ या इंसॉल्वेंसी अगर हो जाती है, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे कंपनी के ओनर की डेथ हो जाए, या फिर किसी भी कंडीशन में अगर उसके जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से किसी को कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, उससे कंपनी की जो लाइफ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कंपनी अपने आप में ही उसमें सपोज बहुत सालों तक प्रॉफिट अर्न न कर पाए, लॉस में जा रही है, या फिर किसी और इलीगल रीजन से अगर उसको सीज कर दिया गया, वो वाले कंडीशंस अलग है। बट नॉर्मल कंडीशंस में कंपनी की जो हम मानते हैं लाइफ मानते हैं, वो इनफाइनाइट मानते हैं, मतलब लोगों के जो उसके शेयर होल्डर्स वगैरह उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आने जाने से। नेक्स्ट कॉमन सील। देखिए कॉमन सील क्या होता है, जैसे हम लोगों के सिग्नेचर होते हैं, अब ऐसी कंपनी क्योंकि पर्सन तो है लेकिन वो सिग्नेचर हमारी तरह नहीं कर सकती, तो क्या होता है, कंपनी के नाम की एक मोहर बन जाती है, सील बन जाती है। उस सील को जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पे सपोज जो भी, अगर कोई बैंक का मैनेजर होगा, अगर उसने सपोज सिग्नेचर किए, सिग्नेचर करने के बाद वो क्या करेंगे, बैंक के नाम की उस पर स्टैंप भी लगा देंगे, या फिर अगर नॉर्मल जब कस्टमर्स विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए भी आते हैं तो भी उस पर स्टैंप लगती है, जो स्लिप मिलती है विड्रॉल और डिपॉजिट की उसमें। तो जो भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो कंपनी होती है, उन लोगों के सिग्नेचर की जगह पे क्या होता है, सील होती है, उनकी मोहर होती है अपनी। लेकिन देखिए अब क्या हुआ है, कॉमन सील वाला है ये ऑप्शनल हो गया है ना अब सर अब 2015 ऑप्शनल हो गया, ठीक है सर, वही मैं अभी बता रही थी। ठीक है, कॉमन सील का मतलब समझ आ गया, जैसे हम लोगों के सिग्नेचर होते हैं, इसी कंपनी के सिग्नेचर को सील बोलते हैं।
जिसको किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए उस सील को लगा दिया जाता था। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट आया है 2015 में, उसमें क्या हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप चाहें तो अगर कॉमन सील को यूज ना भी करें तो भी मतलब मैंडेट, इसकी जो कंपलसरी था पहले सील लगाना, अब वो ऑप्शनल हो गया है। ठीक है, उसकी जगह पे ये लोग क्या करते हैं, अब डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं या कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उनके डिजिटल सिग्नेचर से काम चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिमिटेड लायबिलिटी। अब क्या हुआ है, जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी थी, वो आपकी जो पहले इसमें आपका 5 लाख और 1 लाख ये वाली कंडीशंस हुआ करती थी ना पहले, तो ये भी, इसको भी अब खत्म कर दिया है कंपनीज अमेंडमेंट 2015 जो था, यही वाला सी अमेंडमेंट वाला, इसी से ये वाली कंडीशन भी खत्म हो गई है कि पहले क्या होता था कि जो भी कोई भी कंपनी है उसकी जो मिनिमम पेड कैपिटल है वो 1 लाख और 5 लाख होती थी, तो अब उस कंडीशन को भी खत्म कर दिया है। अब आप कितने भी पैसे से कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपका सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं और जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में आपके आ जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो आपके सपोज सीईओ हो गया, जो भी हाईएस्ट पोस्ट होगी, तो जो कंपनी का मैनेजमेंट होगा और जो कंपनी के ओनर्स होंगे वो दोनों सेपरेट, उनके बीच में सेपरेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ओनर का जब जो मन किया उसने वो कर लिया, वो ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर होल्डर्स भी ओनर्स माने जाते हैं, लेकिन वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट और ओनरशिप में डिफरेंस होता है, मतलब सेपरेशन होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखिए, जो शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और रेस्ट्रिक्शंस किसके केस में, आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। ठीक है, इसको भी बता दूंगी मैं कंपनीज में ना, इसमें अगर आपको डाउट होगा कि प्राइवेट कंपनी तो मतलब शेयर इशू कर सकती है, जैसे कि आपका ICICI हो गया। ठीक है, ये भी बता दूंगी मैं क्या होता है। नेक्स्ट आपका सेपरेट लीगल स्टेटस। ये वही वाली बात हो गई ऊपर जो था कि आपका ये जो कंपनी होती है उसकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट एक लीगल स्टेटस होता है। ठीक है, उसके बाद लार्ज मेंबरशिप। कंपनी में क्या होता है, मेंबरशिप जो होती है वो लार्ज होती है। प्राइवेट के केस में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 2 से 200 हो सकते हैं, और पब्लिक के केस में मिनिमम 7 से इनफाइनाइट हो सकते हैं। प्राइवेट में, ये हमने लास्ट क्लासेस में बहुत डिस्कस किया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से बता रही हूँ। प्राइवेट में 2 to 200 और पब्लिक में 7 to इनफाइनाइट। ठीक है, मिनिमम पेड कैपिटल, ये ऊपर वाला ही पॉइंट है। ये आपकी जो कंडीशन थी इसको अब खत्म कर दिया गया है कि अब कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, देखिए चार्टर्ड कंपनीज मैंने आपको बताया था। चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनको किसी रॉयल चार्टर से कहना चाहिए स्टार्ट किया गया होता है। जैसे कि सपोज इसका एक एग्जांपल है बैंक ऑफ इंग्लैंड। वो वहां के जो उस समय के क्राउन और या जो भी मतलब उस समय वहां पे राजा या रानी थे, उनकी वो क्या करते हैं, एक सर्कुलर इशू करते हैं, या कह लीजिए एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट से उस कंपनी का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी इसी का एग्जांपल है। अब बहुत ही रेयर ये कंपनीज होती हैं, अब इन कंपनीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका अपना सेपरेट एक्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एबीसी कंपनी है, ये जो एबीसी कंपनी है ये आपकी 2013 एक्ट से बनी है। तो इसके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो 2013 एक्ट के ही अप्लाई होंगे। लेकिन जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं उनका क्या होता है, सेपरेट एक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे LIC हो गया, और एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहे, SBI, हाँ SBI का भी अपना एक्ट है। तो जो भी इस तरह की कंपनीज होती हैं जिनका एक सेपरेट अपना एक्ट होता है, उन कंपनीज को आप स्टैट्यूटरी एक्ट बोलते हैं। और ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट से पास होते हैं, तब जाके उस कंपनी का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक FCI का भी है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी अपना एक्ट है।
तो इस तरह से जो इस तरह की कंपनीज होती है जिनका उसके अंदर देखिए 2000 इसके भी रूल्स लगेंगे, लेकिन प्राइमरी रूल्स जो लगेंगे वो उसके खुद के एक्ट पे लगेंगे, जो उसका खुद का एक्ट होगा। जैसे कि एक हमारा होता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इनका क्या है, इनका अपना एक्ट है। ये मतलब आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, अगर उसका कोई भी अपना एक्ट है तो पहले उसमें उस एक्ट के रूल्स लगेंगे। अगर फिर बाय चांस किसी पर्टिकुलर चीज को लेके इस एक्ट में रूल नहीं है, जो पार्लियामेंट से पास हुआ उस एक्ट में किसी पर्टिकुलर चीज को लेके रूल नहीं है, तब आप कंपनीज एक्ट को वहां पे रेफर कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी रूल जो लगेंगे वो उनके अपने एक्ट के लगेंगे। ऐसी कंपनीज को स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। थर्ड आपका रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज यही वाली जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होंगी। उसके बाद आपकी फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है उनको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो ओनरशिप है वो किनकी ज्यादा होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है। और पब्लिक कंपनी जिसमें आपकी जो पार्टनरशिप है पब्लिक कंपनी में, जैसे कि इसका आप एग्जांपल ले लीजिए ICICI, इसमें भी प्राइवेट की होती है, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है वो किसके पास होता है? पब्लिक के पास होता है। मतलब इसके जो शेयर्स होते हैं वो आपके पब्लिक के पास होते हैं। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो किसी के पास नहीं होते, मतलब उसको परमिशन नहीं होती है अपने शेयर्स इशू करने की, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है? जिनका 51% शेयर, मिनिमम 51% शेयर्स किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती है? होल्डिंग कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके नीचे कुछ और कंपनीज उनके अंडर आती है, जैसे कि सब्सिडरी कंपनी। सपोज ये वाली जो कंपनी है XYZ कंपनी और ये एक सब्सिडरी कंपनी है, तो जो ABC कंपनी है, ABC कंपनी अपना जो मैनेजमेंट है वो नहीं संभाल पा रही है, तो XYZ कंपनी ने कहा कि हम तुम्हारा जो भी मैनेजमेंट वगैरह वो सब हम हैंडल करेंगे, और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको भी हम अभी उसका जो लॉस है वो पे ऑफ कर देंगे या कुछ भी। तो ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को हेल्प करती है या कह लीजिए उसको अपने अंडर में ले लेती है, उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी अंडर में रहती है उसको सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनीज जिसके अंदर ये चीज मेंशन है कि ये जो मतलब जो भी आपकी लॉस, अगर बाय चांस लॉस होता है तो किसी भी पर्सन को जो शेयर होल्डर्स है उनको कितना लॉस बेयर करना है, तो वो क्या होता है, वो शेयर्स के अकॉर्डिंग होता है। सपोज अगर 10 रुपए का शेयर है और कोई एक इंडिविजुअल ने, मतलब आपने टोटल सपोज 6 रुपए हर शेयर पे मंगाए हुए हैं, तो फिर आपका ये जो 4 रुपए है, अगर बाय चांस कंपनी डूबती है या लॉस में जाती है तो उस केस में आप शेयर होल्डर से सिर्फ ये 4 रुपीज पर शेयर ही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। उसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पे क्या होता है कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम, सपोज मैं 1 लाख रुपए की गारंटी दे रहा हूँ कि लॉस के केस में मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, दूसरे पर्सन ने 50,000 की दी। इस तरह से करके जब आप किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट, कंपनी विद अनलिमिटेड कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी कंपनी जिसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर कंपनी को जितना भी लॉस होगा सारा का सारा कौन लोग बेयर करेंगे? शेयर होल्डर्स और जो मेंबर्स होंगे वही बेयर करेंगे। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी कर लिया हमने, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एग्जांपल्स देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड। स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती है? जो आपकी सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट या जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर होता है वहां से एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है आपका LIC और आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, फिर आपका रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनीज ऐसी कंपनीज जो आपके कंपनीज एक्ट के अंडर या उससे किसी प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जैसे विप्रो लिमिटेड या आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये सब आपकी रजिस्टर्ड कंपनीज है। फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया है। उसके बाद आपका ओनरशिप की बात आती है। जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसमें क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है तो वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है।
ये यहाँ पे लिखा है इनविटेशन, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है अपनी शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ना ही वो ट्रांसफर कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? इसकी जो डेफिनेशन है वो तो ये कहती है पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब अदर देन प्राइवेट कंपनीज जो कंपनीज होती हैं उनको आप क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी कहते हैं। और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है नंबर ऑफ मेंबर्स पे और शेयर्स पे, और उसके जो शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फिर आपका गवर्नमेंट कंपनी, एनी कंपनी जहां पर आपका जो गवर्नमेंट शेयर है वो 51% या उससे ज्यादा होता है ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी में जिसमें 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल हो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी, या दोनों का टोटल। नेक्स्ट आपका होल्डिंग कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया। एक होती है आपकी एसोसिएट कंपनी, ये दोनों थोड़े नए हैं। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, एसोसिएट कंपनी मींस कंपनी इन विच दैट, मतलब देखिए होल्डिंग और सब्सिडरी में तो क्या होता है कि डायरेक्टली अब ये जो होल्डिंग कंपनी है ये उसकी केयर टेकर भी नहीं कहेंगे, गार्जियन बन गई है एक तरह से। ठीक है, केयर टेकर कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए, गार्जियन के पास क्योंकि ज्यादा राइट्स होते हैं तो गार्जियन बन गई है वो सब्सिडरी कंपनी की। लेकिन एसोसिएट कंपनी क्या है कि जहां पर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है। मतलब सब्सिडरी कंपनी में और एसोसिएट कंपनी में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि जॉइंट वेंचर कंपनी, सपोज ए कंपनी है और बी कंपनी है। एक आपको कोई प्रोजेक्ट मिला तो ए ने बी को अप्रोच किया कि ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो मिलके कर लेते हैं। तो इन केसेस में जो कंपनीज होती हैं उसको एसोसिएट कंपनीज बोलते हैं। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, जॉइंट वेंचर कंपनीज। जॉइंट वेंचर समझते हैं ना आप लोग? जब भी दो कंपनीज किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपस में मिलके काम करती है, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद फिर वो अलग अलग हो जाती है, तो उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए ए कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा बी में, लेकिन होल्डिंग और सब्सिडरी में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। क्लियर है ये? फिर एक आपका 1% कंपनी, 1% कंपनी नाम से पता चल रहा है जहां पर जो पर्सन है वो सिर्फ एक ही हो एज अ मेंबर, जहां पर एक ही मेंबर हो उसको आप 1% कंपनी कहते हैं। सब्सिडरी कंपनीज, सब्सिडरी कंपनी जिसका जो कंट्रोल, कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह वो किसके हाथ में हो? होल्डिंग कंपनी के हाथ में। नेक्स्ट आपका लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या है? जहां पर आपका जो भी आपका मेमोरेंडम टू द अमाउंट, जो भी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वो वाला अमाउंट, या जो भी उनकी मेंबरशिप, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जितनी भी लायबिलिटी होगी वो वहां पे मेंशन होगी, लेकिन किस लिमिट तक? ओनली अनपेड ऑन द शेयर्स। जितने शेयर्स उनके पास है उसमें से जो अनपेड अमाउंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, 10 में से सपोज 6 रुपए वो दे चुके हैं, तो सिर्फ जो ये रिमेनिंग 4 रुपीज है इसी के लिए ही वो लायबल है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जहां पर एक अमाउंट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड में कोई लिमिट नहीं होती। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप और एलएलपी, देखिए पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है वो बहुत आसान है, लेकिन आपका जो कंपनी है उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है, कंपनी में कंपलसरी है। मेंबरशिप पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड 20 इन अदर केसेस। मतलब अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम मेंबर 2 से कितने हो सकते हैं? 10 और 20। 10 इन बैंकिंग, अगर बैंकिंग कंपनी है तो 10, और अदर देन बैंकिंग है तो 20। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें क्या होता है? उसमें 2 से 200 है, और आपका पब्लिक कंपनी में 7 से इनफाइनाइट है। लायबिलिटी हमेशा याद रखिएगा, पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो कितनी होती है? अनलिमिटेड होती है। और लायबिलिटी
जबकि अगर कंपनी की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका शेयर होल्डर्स का जितना भी उनका शेयर्स की वैल्यू सिर्फ उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में ओनरशिप मैनेजमेंट सब एक ही होता है, रेस्ट विद द पार्टनर्स, क्योंकि देखिए पार्टनर्स ही ओनर है तो मैनेजमेंट भी वही सब संभालते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में क्या होता है, सेपरेशन होता है दोनों के बीच में। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप जो है, अगर एक भी पार्टनर रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में जो पार्टनरशिप है वहीं की वहीं एंड हो जाएगी। लेकिन कंपनी के ऊपर उसके मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेंबर्स के साथ कुछ भी हो। ट्रांसफर, पार्टनरशिप का जो शेयर है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर्स के केस में, कंपनी के केस में आप कर सकते हो, इजीली ट्रांसफरेबल होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, पार्टनरशिप में बहुत ही नॉमिनल सा कंट्रोल है गवर्नमेंट का, लेकिन कंपनीज में क्या है, उसके स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, या कह लीजिए स्ट्रिक्ट, उन्होंने पूरा एक्ट ही बना दिया, कंपनीज एक्ट 2013। क्लासेस ऑफ शेयर्स कैपिटल, एक आपके होते हैं इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, आपका वोटिंग राइट होता है और एक आपका डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड होता है। ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में क्लियरली बताया था। इसमें आपका क्या होता है, या तो कोई कंपनी सपोज, अब वो जो पर्सन है वो चाहता है कि मुझे वोटिंग राइट ज्यादा मिले तो उसका वोटिंग राइट बढ़ा देंगे, उसका डिविडेंड थोड़ा कम कर देंगे। और अगर वो चाहता है कि मुझे पैसे ज्यादा मिले तो उसका डिविडेंड बढ़ा देंगे और वोटिंग राइट कम कर देंगे। तो इसको डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड और वोटिंग कहते हैं। और नॉर्मल उनको वोटिंग राइट तो मिलता ही है। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है और वाइंडिंग अप के टाइम पे उनका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाता है बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो तो सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, लेकिन जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके कुछ टाइप्स हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है उसको क्या करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं। सपोज फर्स्ट ईयर का मिला, उसको ऐड कर दिया, उसको हम उसको देते नहीं है शेयर होल्डर को, हम वहीं पे ही उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, इस तरह से करके। और जब उसकी मेच्योरिटी आती है, रिडम्पशन होता है, तब उसको पे करते हैं। तो ऐसे शेयर्स को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और नॉन क्यूमुलेटिव, जिनका हाथ क्या दे दिया जाता है, फर्स्ट ईयर का ड्यू हुआ, पे कर दिया, तो उसको नॉन क्यूमुलेटिव बोलते हैं। पार्टिसिपेट सॉरी रिडीमेबल और इरिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद या टाइम के बाद उनकी रीपेमेंट हो जाती है, उनको रीपे करना होता है। और इरिडीमेबल का क्या होता है, नो टाइम इज फिक्स्ड, कब मिलेगा फिर इनका पैसा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, ठीक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब देखिए, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये होगा कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हालांकि बुक में थोड़ा बहुत लिखा भी ऐसी है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है, सपोज कंपनी ने 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, डिवेंचर्स को पेमेंट कर दिया, सब सारे एक्सपेंसेस वगैरह पे करके 300 रुपीज थे, तो 700 प्रॉफिट बच गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ज्यादा कर 500 रुपये बच गया। फिर हमने क्या किया, पहले तो 200 रुपये हमने दिए डिवेंचर होल्डर्स को, उनका इंटरेस्ट क्योंकि मैंडेटरी होता है देना, तो आपके पास बचा 300। अब ये 300 में से आपने 100 दे दिया प्रेफरेंस शेयर्स को। अब क्योंकि उसके बाद भी बच गया है तो आप क्या किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सपोज आपने 100 दे दिया, मतलब जिनका उनका अकॉर्डिंग टू शेयर्स या अकॉर्डिंग टू जो भी उनका पार्ट था उसके अकॉर्डिंग 100 ही बैठ रहा था, तो आपने 100 दे दिया इक्विटी को। तो आपके पास अभी 100 और बच गया है। ठीक है, इसमें से क्या होगा, इसमें से कंपनी कुछ रिजर्व्स बना लेगी, तो सपोज 25 का रिजर्व बना लिया, अब बचा 75। अब ये जो 75 रिमेनिंग प्रॉफिट होता है ना, ये आपका इक्विटी में बढ़ता है। ठीक है, पहले तो इक्विटी को हम उतना दे देते हैं जितना कि उनको मिलना चाहिए उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो भी इक्विटी के पास ही जाता है। लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इस 75 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पार्ट मिल जाएगा, अगर वो पार्टिसिपेटिंग है तो। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो ये सिर्फ इक्विटी को मिलेगा।
नेक्स्ट आपका कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। मैडम जी सर, मैडम जी पूछिए। डिबेंचर के बारे में थोड़ा सा बताइए एग्जैक्टली। डिबेंचर के बारे में देखिए सर, डिबेंचर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका देखिए कंपनी के अलग अलग तरीके होते हैं मार्केट से पैसा लेने का, तो डिबेंचर भी उनमें से एक है। डिबेंचर को आप लोग लोन, हम लोग लोन की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका जो रीपेमेंट है वो भी मैंडेटरी है और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी मैंडेटरी है। ये दोनों आपको मस्ट है पे करना, अगर आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो जो डिबेंचर होता है ये भी आपका एक, सपोज आप कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू कर देती है मार्केट में और उससे पैसा उठा लेती है, लेकिन उस पर उनको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये जो इंटरेस्ट है वो आपका लीगल होता है इसको पे करना। अगर आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। अब कंपनी क्यों करती है डिबेंचर इशू, जब इसमें इस तरह का रिस्क है केस वाला, इससे अच्छा तो शेयर्स है कि अगर होगा तो दे देंगे प्रॉफिट, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कंपनी इसलिए करती है क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के साथ अच्छी बात ये होती है कि आपको उनके साथ शेयरिंग नहीं करनी पड़ती ओनरशिप की। शेयर होल्डर्स में क्या होता है, ठीक है आपको फायदा तो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको हिस्सेदारी देनी पड़ रही है अपने बिजनेस में से उनको। लेकिन डिबेंचर्स का क्या है, पैसा भी मिल जाता है, ओनरशिप भी नहीं बांटनी पड़ती। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, डिबेंचर्स को भी प्रेफर करती है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि कंपनी के पास इतना इंटरेस्ट हर साल उसके पास मिल ही जाए, तो इसलिए कंपनी सारे के सारा जो पैसा वो डिबेंचर से नहीं उठा सकती, क्योंकि इसकी जो लीगल बाइंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है सर इतना? हाँ, और एक सवाल था, जी पूछिए। डिबेंचर में जो डिविडेंड है ना हर साल कंपलसरी देना? डिबेंचर में डिविडेंड जो भी मिलेगा, जो प्रॉफिट शेयर जो मिलता है वो डिबेंचर कंपलसरी को है? सर, हाँ, हर साल देना कंपलसरी, प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी हाँ जी, कंपलसरी प्रॉफिट हो है? या लॉस हो, ये इनको देना ही देना है डिबेंचर्स को। शेयर होल्डर्स में इवन प्रेफरेंस शेयर्स का भी आप रोक सकते हैं, अगर बाय चांस आपको लॉस हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर्स का इतना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन डिबेंचर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट फिक्स रहता है कि मैडम कितना देना है जी क्या? सर, परसेंटेज फिक्स रहता है। यदि 3 साल लॉस में चल रही कंपनी जी तो भी देना पड़ेगा उनको? सर, चाहे लोन लेके देना पड़े लेकिन देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वही कंफर्म है। जी ठीक है, इसीलिए कंपनी ठीक है इनको मैडम। प्रेफर नहीं करती है। मतलब कुछ, जहां तक कंपनी को उम्मीद है कि चलो इतना तो हम लॉस के केस में भी इतना तो हम चुका ही देंगे, तो वहां उस लिमिट तक कंपनी डिबेंचर इशू कर लेती है। लेकिन उसके अलावा जो है, फिर कंपनी को लगता है कि नहीं इससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, लॉस के केस में कहां से चुकाएंगे, तो फिर कंपनी स्विच कर लेती है शेयर्स पे। मतलब एक बैलेंस बना के रखती है कंपनी। ठीक है, उसके बाद कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, अगर आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उस पर लिखा है कन्वर्टेबल है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, आप उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर है वो नॉन कन्वर्टेबल तो आप नहीं करा सकते। सपोज आपने देखा कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है और इक्विटी शेयर्स जो है वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो है उनके मन में लालच आएगा और वो क्या कहेंगे कि हम भी इक्विटी शेयर्स बन जाते हैं। लेकिन आप तभी बन पाएंगे अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कन्वर्टेबल कैटेगरी के होंगे तो। ठीक है, उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होती है। ऑथराइज्ड मैक्सिमम कैपिटल, इससे ऊपर कोई भी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। अगर उसको करना है तो फिर उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब वो कर सकती है। क्योंकि कोई भी चीज देखिए इम्पॉसिबल तो होती नहीं। लेकिन ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता क्या है वैसे, कि एक वो कैपिटल जो कहां पर लिखी है, वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है, इसको आप कैपिटल क्लॉज कहते हैं। इसके अंदर होता है कि जो भी आपकी कैपिटल है वो, उसमें से कितने इक्विटी शेयर्स होंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, और उनकी जो भी अमाउंट होगी वो भी लिखी रहती है। इसको आप नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इशूड कैपिटल देखिए क्या होता है, इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल जिसको कंपनी ने मार्केट में इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इन शेयर्स को आप पब्लिक को भी इशू कर सकते हैं या फिर वेंडर्स को भी इशू कर सकते हैं। वेंडर्स को मतलब आपने किसी वेंडर से मशीनरी परचेज की, सपोज 2 लाख रुपए की, और आपने कहा कि पैसे की बजाय आप हमारे शेयर्स ले लो। ठीक है,
तो उस केस में इक्विटी क्या वाले होता भी है? इसी में आएंगे मैम? जी सर, इक्विटी शेयर जो हम इशू करते हैं आईपीओ के थ्रू, वो भी इशूड कैपिटल में ही हाँ जी आएंगे? सर, वो इसी में आएंगे सर। कंपनी जो लाती है आईपीओ, वो अपने इसी वाले ऑथराइज कैपिटल में से जो भी पार्ट होता है उसमें से लाती है। मैडम जी पूछिए। वेंडर्स को जो इशू करते हैं जो शेयर, हम जो बता रहे हैं वेंडर्स को इशू कर सकते जी हैं क्या? सर, अच्छा हाँ जी पूछिए पूछिए सर। नहीं, वही पूछ रहे थे, वेंडर्स को भी देते हैं क्या शेयर? हाँ जी सर, वेंडर्स को भी देते हैं। क्योंकि ये कोई कंपनी बनाते हैं तो पॉलिटिशियन लोगों को तो देते ही है जनरली उनकी कंपनी का शेयर, अगर हाँ वेंडर्स जी को भी देते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूँ। सर, वेंडर्स को, अच्छा आप पहली बार सुन रहे हैं? हाँ मैडम देखिए, जैसे जी कंपनी के पूछिए। पास अगर पैसा नहीं है तो मटेरियल ले हाँ लिया और वेंडर हाँ को जी, शेयर दे दिया, हाँ जी, ऐसा ही ना? जी सर। हाँ सपोज हाँ, मशीन, वैसे ही पूछ रहे। हाँ मतलब ये ना जनरली देखिए, रॉ मटेरियल के केस में तो नहीं होता, उसमें तो उधार भी चल जाता है। लेकिन हाँ कंपनी को सपोज कोई हैवी मशीन परचेज करनी है और उसके पास कैश हाँ, नहीं है, या है तो भी वो इतना देना नहीं चाहती है, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग उनको एक ऑफर देते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लीजिए 2 लाख रुपए के, जितने की आपकी मशीन है। तो उस केस में जो शेयर्स होते हैं वो किसको इशू हो जाते हैं? वेंडर्स को भी इशू हो जाते हैं। और याद रखिएगा, इनको जब इशू होते हैं तो फुल सेटलमेंट में होते हैं, मतलब फिर उनके साथ ये वाला कि नहीं चलता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जैसे मतलब नॉर्मल केसेस में होता है ना, उनको हम डायरेक्टली पे कर देते हैं। कोई कैश पे सर्विस कर, प्रोवाइड करवाता है उसको भी मिलता है क्या? सर्विस जैसे कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाया उसको शेयर सर दे दिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि कंपनी की मर्जी है, अगर उसको सूटेबल लगता है तो कंपनी उसको ऑफर कर सकती है, और अगर सामने वाली पार्टी को लगेगा कि हाँ ये अच्छा ऑफर है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, मतलब वो इसके लिए उसके कोई ऊपर ऐसा है। रूल नहीं है कि सिर्फ मशीनरी के केस में ही देना है, किसी को भी दे सकते हैं। हाँ मैडम, उसके ऊपर, ठीक है सर। जी उसका ऑप्शन है वो। हाँ जी, दोनों को ऑप्शन मिलता है, मतलब पहले कंपनी उसको ऑफर करेगी बराबर और फिर बराबर। सामने वाले की मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ये इसमें जो मैडम ऐसा होता है, आप जो जी, बोल रहे हैं ना मैडम, हाँ इसमें जी जो नॉन लिस्टेड रहते हैं ना कंपनी का शेयर, वही ऑफर जी, होता है, लिस्टेड वाला नहीं होता है ऑफर। अच्छा ठीक है सर। देखिए, इशूड कैपिटल का मतलब समझ आ गया आपको? सपोज अगर आपके पास हाँ ऑथराइज हाँ कैपिटल जो है वो 10 लाख है, इसमें से सपोज कंपनी ने सारा नहीं किया, इसमें से कंपनी ने फॉर एग्जांपल 6 लाख इशू कर दिया, तो ये 6 लाख जो है आपकी वो इशूड कैपिटल हो जाती है। वो कैपिटल जो कि कंपनी ने एक तरह से इशू की है पब्लिक को कि आइए खरीद सकते हैं आप लोग हमारे कितने शेयर्स, 6 लाख, ना कि 10 लाख। ऑथराइज्ड वाली नहीं, जितनी कंपनी ने इशू की है उतना, उस लिमिट तक पब्लिक परचेज कर सकती है शेयर्स को। उसके बाद होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब ठीक है, कंपनी ने तो 6 लाख इशू कर दिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पब्लिक है वो पूरे 6 लाख के लिए ही अप्लाई करे। ऐसा भी हो सकता है कि 5 लाख की एप्लीकेशन आई, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 7 लाख की एप्लीकेशन आ गई। 7 लाख की आएगी तो आपका क्या हो जाएगा? ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो उस केस में क्या, आपकी जो ऑथराइज कैपिटल, देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो आपकी इशूड कैपिटल होगी वही आपकी सब्सक्राइब कैपिटल रहेगी, दोनों 6 लाख ही रहेगा। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या है, इशूड कैपिटल है 6 लाख, तो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी आपकी 5 लाख। 5 लाख। ये आपको याद रखना है। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो शेयर्स जो कि पब्लिक ने एक्चुअल में जिनके लिए अप्लाई किया है। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए सपोज 5 लाख के लिए पब्लिक ने परचेज किया, अब हम यहाँ पे लिखते हैं ऑथराइज मैम कैपिटल, क्योंकि इसमें बच्चों की क्वेरीज भी है। मैम ओवर सब्सक्राइब हुआ तो उसमें 7 लाख जैसे किया तो जी 6 लाख सर। ही रहेगा उसका कैपिटल। जी सर, क्योंकि देखिए हमारी लिमिट है ना, जितना हमने इस पे प्रो राटा अलॉटमेंट में समझाऊंगी कैसे करते हैं हम लोग। लेकिन अगर सपोज 7 लाख की एप्लीकेशन आई है तो भी सर हम 6 लाख ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट जो है वो 6 लाख की ही है। 6 लाख से ज्यादा हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। मैडम लेकिन हम लोग कहने का मतलब आईपीओ एक चीज लाने से कर पहले सकते ही हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 6 लाख का ही हाँ लाना है, बराबर उससे है, जी ज्यादा हम सर, जा ही नहीं बराबर सकते। जी बराबर। ठीक है सर। उतना सेबी लेकिन से परमिशन मिलता है, वही परमिशन नहीं लेने नहीं, के बाद ही हो पाएगा।
जी नहीं, सर, वैसे देखिए नहीं। जो भी गाइडलाइंस होती हैं आईपीओ लाने के लिए, जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो आपको फॉलो करनी है। फिर सेबी आपसे पूछेगा आपकी 10 लाख ऑथराइज कैपिटल है, इसमें से आप कितना आप इशू करना चाहते हैं वो बता दीजिए। तो फिर उसके बाद अगर वो परमिट करेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार कॉल्ड अप और पेड अप, मैडम क्योंकि ये इसलिए समझना जरूरी है, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे। अच्छा एक बार आप देखिए जरा, ऑथराइज कैपिटल आपकी हो गई 10 लाख, ठीक है। इशूड कैपिटल आपकी हो गई 6 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल आपकी हो गई 5 लाख। मैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस लेके चल रही हूँ अभी। उसके बाद हम लिखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 5 लाख लोगों ने नहीं, मतलब 5 लाख शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन साइन हमारी शेयर्स को उसने सब्सक्राइब कर लिया। अब हमारा जो शेयर है वो था 10 रुपए का। हमने क्या किया, एप्लीकेशन पे तो 2 रुपए मंगाए हुए थे, अलॉटमेंट के टाइम पे हमने 4 रुपए मंगा लिए, तो हमारा हो गया टोटल 6 रुपीज। तो ये 6 रुपीज हमारे पास आ चुका है। तो जितना पैसा आप मांग लेते हैं, कॉल्ड का मतलब मांगना, जितना पैसा कंपनी ने मांग लिया है वो आपका कॉल्ड अप में जाता है। 6 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब कैसे यहाँ पर कैसे भी मैडम एक देखिए, बार फिर से समझाइए। जी मैं फिर से बताती हूँ सर। देखिए सब्सक्राइब तक आप लोगों को समझ में आ गया। यस मैम। ऑथराइज जितना कर सकते हैं, इशूड जितना कंपनी ने इशू किया, सब्सक्राइब जितना लोगों ने मांगा। अब जब बात आती है कॉल्ड अप और पेड अप की, तो इसमें क्या होता है, अगर सपोज हमारा 10 रुपए का शेयर्स है तो कंपनी इस पैसे को इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है। सपोज 2 4 2 और 2, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 4, 2 और 2, ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। कंपनी ने एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन का पैसा तो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे ही आ जाएगा, ये आ चुका है। फिर जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तब ये 4 रुपए आ जाएंगे। ये जितना भी आपका कितना होगा, सपोज 6 रुपए हो गया, तो कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांग ली, तो जितना कंपनी ने आपसे मांग लिया है तो वो आपकी हो जाती है कॉल्ड अप कैपिटल। जितना कंपनी ने आपसे मांगा है, कंपनी ने आपको बोला है कि मुझे ये एप्लीकेशन कॉल दे दी, एप्लीकेशन के पैसे दे दीजिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दीजिए, फर्स्ट कॉल के पैसे दे दीजिए, सेकंड कॉल के पैसे दे दीजिए। तो जितनी कॉल कंपनी करती रहेगी उतना वो पैसा कहाँ चला जाता है, कॉल्ड अप में चला जाता है। सपोज अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी मांग ली, 2 रुपए और मांग लिए, तो कॉल्ड अप हो जाएगा 8 रुपीज पर शेयर। फिर उसके बाद आपका आता है पेड अप कैपिटल। जो आपका पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल फिर वही वाली कंडीशन लगेगी, इशूड और सब्सक्राइब वाली। कॉल्ड अप जो कंपनी ने मांगा, पेड अप जो पब्लिक ने दिया। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि कंपनी ने सबसे 2 रुपए मांगे सारे शेयर्स पे और सबके सब दे दें, क्या पता कॉल्स इन अरियर हो जाए। तो मैडम उनको शेयर फिर अलॉट ही क्यों होगा जब पैसे ही नहीं पूरे देंगे तो? सर शेयर्स तो यहाँ पे अलॉट हो चुका ना, उसने मतलब जैसे ही आधे पैसे पे ही शेयर अलॉट कर दिया। जी ये सर, फॉरफिट हो जाएगा ना वो। एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन मनी देते ही, जैसे सपोज आपने 2 रुपए पर शेयर दे दिया, एक मिस्टर राम थे, उन्होंने 200 शेयर्स मांगे थे, तो 2 रुपए के 200 शेयर्स हमने उनको 2000 रुपए उसने एप्लीकेशन पे दिए, और हमने उसको शेयर्स, हमने बोला कि आप 4 रुपए और दे दीजिए, हम शेयर आपको अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो उसने 200 रुपए और 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 800। ये मैंने यहाँ पे, ये 400 होगा, और ये आपका 200 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 800। तो उसने एप्लीकेशन पे 400 रुपए दे दिए, अलॉटमेंट के टाइम पे उसने 800 रुपए दे दिए, हमने शेयर्स उसको अलॉट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही शेयर अलॉट हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगी कि आप 2 रुपए की 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल दे दीजिए। तो उसने कहा कि सर मेरे पास 200 रुपए, मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं और पैसे नहीं दे सकता। तो फिर क्या होगा, ये जो पैसा है आपका, ये क्या बन गया, आपका कॉल्स इन अरियर बन गया। तो अगर मैं इन 200 शेयर्स की बात करूं, तो इन 200 शेयर्स पे कॉल्ड अप कितना था, 200 शेयर्स पे कॉल्ड अप था 6 इंटू 200,
किसी को कंफ्यूजन है 6 कहाँ से आया? 6 इंटू 200 मतलब भाई 2 रुपए एप्लीकेशन के, 4 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 6 रुपीज हो गया ना? ओहो 8 रुपए हो गया। यस मैम। हाँ बराबर है मैडम। प्लीज ऐसी वाली गलतियां बता दीजिए, ठीक है? तो 8 रुपए हो गया कॉल्ड अप, क्योंकि 2 रुपए एप्लीकेशन पे था, 4 रुपए अलॉटमेंट पे था, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल भी मांग ली हमने उससे, तो 8 रुपए मांग लिए ना टोटल। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे कि कॉल्ड अप कितना है, तो आप कहेंगे 8 इंटू 200। और अगर कोई पूछे कि पेड अप कितना है, पेड अप कितना है 6 इंटू 200, क्योंकि पैसे तो यहीं पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स पे ही आए हैं। एप्लीकेशन पे पैसे दिए थे उसने 2 रुपए 200 शेयर्स के हिसाब से, और अलॉटमेंट पे दिए थे 4 रुपए 200 शेयर्स के हिसाब से, लेकिन ये वाले 2 रुपए उसने नहीं दिए, जो आपका फर्स्ट कॉल थी वो उन्होंने नहीं दिया। कॉल्ड तो अप और क्वेश्चन पेड अप का एरर हो डिफरेंस जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा बताऊंगी। वो क्वेश्चन करेंगे जब मैडम समझ में आ जाएगा। अच्छा जी मैडम कॉल्ड अप बताइए एक बार, कॉल्ड अप नहीं जी, समझ आया मेरे देखिए सर, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? जब मैडम पैसा ही नहीं आया कॉल का, तो कॉल्ड अप कैसे हुआ फिर वो? सर देखिए कॉल्ड अप मतलब मंगाया, कंपनी जितना मंगाया उसी हिसाब से सर, कॉल्ड अप देना। का मतलब होता है कि कंपनी ने मांगा। अब आप लोग हैं, सपोज लोन दिया हुआ है आपने, ठीक है, ईएमआई है। अब एक पर्सन ने 1 महीने की ईएमआई दे दी, दूसरे की दे दी, जब वो तीसरे की ईएमआई उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आप उसको कुछ तो बोलेंगे ना, या नोटिस भेजेंगे, थोड़ा वेट करके, जो भी एक ड्यूरेशन होता होगा, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, तो जो भी आपका एक लिमिट होगा, उस लिमिट के बाद आप उसको नोटिस तो भेजेंगे ना कि आपने अपनी 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं दी है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे कि तीसरी इंस्टॉलमेंट मांगी थी, तब आपने पैसा नहीं दिया, तब आपने डिफॉल्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं? कॉल्ड अप का मतलब जो कंपनी ने मांगा है। देखिए, कंपनी ने अपने इस पैसे को 4 किश्तों में बांट दिया है। पहली किश्त तो वो ले लेते हैं पहली बार में ही, एप्लीकेशन के टाइम पे, जब पब्लिक ने अप्लाई किया कि मुझे शेयर्स दे दो। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट जब कंपनी कहती है अच्छा हमने आपको शेयर्स इतने अलॉट कर दिए, ले लीजिए, तो शेयर्स को उसके नाम पे चढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गई 2 किश्तें, ये तो जनरली आ जाती है। लेकिन अब कंपनी क्या करती है ना, ऐसे नहीं करती कि ईएमआई की तरह हर महीने इंस्टॉलमेंट मांगे। कंपनी इस पैसे को कॉल्ड अप करती है जब उनको जरूरत होती है, तब अलॉटमेंट तक का प्रोसीजर तो कर लेती है, लेकिन आगे की जो रिमेनिंग कॉल्स होती हैं उसको कंपनी तब मंगाती है जब उसको जरूरत होती है। अब सालों का गैप हो गया, सपोज 1-1.5 साल बाद मंगाया कंपनी ने। को। मैडम जो जी शेयर अलॉट करने के बाद जो कंपनी पैसा मंगाएगी उसी को कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे? नहीं सर, कॉल्ड अप का मतलब टोटल ये 10 रुपए है, इस पैसे को कंपनी इंस्टॉलमेंट पे मंगा रही है, किश्तों में मंगा रही है, तो जो जितनी किश्त कंपनी मांग चुकी होगी, ये मांग चुकी है, ये मांग चुकी है, ये मांग चुकी है, तो जितना वो मांग चुकी होगी उतना कॉल्ड अप होगा। वो बढ़ता भी रहेगा। पहले 2 मंगाया तो 2 रुपया कॉल्ड अप हुआ, जी फिर 4 मंगा लिया तो 6 रुपया जी कॉल्ड अप हो गया, जी, फिर जैसे 2 जैसे रुपया मंगाया तो कंपनी, 8 रुपया। हाँ जी, जैसे जैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट मांगती रहेगी उतना ही आपका कॉल्ड अप बढ़ता रहेगा। तो मतलब इस जैसे समय जैसे कंपनी मांगती रहेगी और जैसे जैसे कस्टमर देता रहेगा, दे जितना ना दे कस्टमर अलग बात है, उसको छोड़िए आप। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि कंपनी ने जब एप्लीकेशन मांगी तो उस पर्सन ने दे दी, अलॉटमेंट मांगी तो उस पर्सन ने दे दी, जब उसने ये वाली फर्स्ट कॉल मांगी तो उस पर्सन ने नहीं दी, लेकिन कंपनी ने मांग तो लिए ना। तो अगर इस भले वो क्वेश्चन में कोई आपसे पूछता है कि कॉल्ड अप कितना है, तो वो 8 रुपए पर शेयर है। अच्छा, भले कस्टमर ने नहीं दी लेकिन हाँ वो मांग अलग दिया तो बात है, बस वो उसको कॉल्ड अप छोड़ हो। दीजिए आप। और कंपनी ने जो कितना कस्टमर मांग देता लिया रहेगा दैट वो इज पेड कॉल्ड अप अप। कैपिटल होता रहेगा। जी जी, और जितना जो आपका कस्टमर होगा, इसका शेयर होल्डर जो होगा, वो अगर दे देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको आप पेड अप बोलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इस केस में 6 4 into इंटू 6 रुपीज आपका पेड अप है, जी। और 2 रुपीज जो है आपका वो आपका अनपेड है। आप उसको कॉल्स एंड अरियर भी कह सकते हैं। नहीं, एक चीज बताती हूँ मैं अभी आपको। देखिए, अनपेड कितना है 2, क्योंकि ये आपने पैसा अभी मांगा नहीं है, या इसको आप अनकॉल्ड कह, अनकॉल्ड कहिएगा, अनपेड नहीं।
तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे तो अनकॉल्ड अमाउंट कितना है, 2 रुपए। ये लास्ट वाली जो कॉल है उसको अभी कॉल आपने नहीं किया है, नहीं किया। ठीक है। और पेड कितना है, 6 रुपए। 6 रुपए। कॉल्स इन अरियर कितना है, 2 रुपए। यस। कॉल्स इन अरियर समझ रहे हैं ना, क्योंकि कंपनी ने कितने मांगे, 8 रुपए मांगे, 6 ही दिए, तो 2 रुपए क्या हो गए, कॉल्स इन अरियर हो गए। इसको आप अनपेड भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉल्ड अप हो गया 8 रुपए। जी, जितना कंपनी ने मांगा कॉल्ड अप, जितना पब्लिक ने दे दिया पेड अप। पेड अप। जो कंपनी ने नहीं मांगा, जिसके लिए कंपनी ने अभी कुछ इनिशिएशन किया ही नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं हुई, उसको आप बोलेंगे अनकॉल्ड। क्लियर है? कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी आप देखिए, इसकी जो एंट्रीज हैं वो याद है? देखिए, प्रोराटा बाद में करवाऊंगी, पहले अभी सिर्फ सिंपल एंट्रीज देखते हैं। देख लीजिए, देखिए, जब आप शेयर्स आपने इशू कर दिए और लोगों ने पैसा देके शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसकी एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट होते हैं टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद सेकंड, फिर जब आप इसको ड्यू करेंगे, ये तो आपको पैसा मिल गया, सपोज 100 शेयर्स थे इंटू 2 रुपीज की एप्लीकेशन थी, तो 200 रुपीज से आपने एंट्री कर दी, 200 रुपए आपके पास आ गए, 100 शेयर्स पे 2 रुपीज की जो कॉल थी वो आ गई। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को, इस पैसे को फिर आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए जो एंट्री है वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विद सेम अमाउंट। क्लियर? ये तो हो गई एक एप्लीकेशन की एंट्री। हर कॉल में 2 एंट्री होंगी, इसका मतलब 2 एप्लीकेशन की एंट्री, 2 अलॉटमेंट की एंट्री, 2 फर्स्ट कॉल की। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों वो आगे, देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंपलसरी होता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी 5-5 करके सारा पैसा इन दोनों पे ही मंगा लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बैलेंस बचा, सपोज यहाँ पे 2 रुपए मंगाए, यहाँ पे 5 रुपए मंगाए, कितना बचा, 3 रुपए बैलेंस, तो उस केस में वो फर्स्ट कॉल पे मंगा सकते हैं। और अगर सपोज कंपनी ने सोचा कि नहीं हम 4 टुकड़ों में पैसा मंगाएंगे, तो 2 4 2 2 इस तरह से भी हो सकता है। वो कंपनी की मर्जी है, वो अपने आप डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको ये देखना है क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि अच्छा फर्स्ट कॉल है नहीं तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो पैसा किस तरह से मंगाए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मैंडेटरी है, ये वाली 2 स्टेप होने, लेकिन आगे के जो स्टेप है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल वो चॉइस होती है। तो आप देखिए, तो आपको याद रखना है हर कॉल पे 2 एंट्री होंगी, एप्लीकेशन पे कोई 2 एंट्री। अब देखिए अलॉटमेंट पे क्या होगा। यहाँ पर तो क्या प्रॉब्लम थी कि जब पैसा मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसलिए पहले हो जाती है बैंक वाली एंट्री। लेकिन अब तो पता चल गया है ना कि ये लोग हमारे खरीदार हैं, इन लोगों ने शेयर्स खरीदे, तो ये इतने शेयर होल्डर्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम उनके नाम से ड्यू कर लेंगे। ड्यू करेंगे तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि इतने लोगों का जो पैसा है वो अलॉटमेंट पे आएगा, उसको हम शेयर कैपिटल में डालेंगे। सपोज 4 रुपीज है, तो 4 इंटू 100 400, ठीक है। फिर फोर्थ एंट्री क्या होगी, जब वो पैसा दे देंगे तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। एक बार समझाइए मैम फिर से। देखिए, जब आपको सिर्फ एप्लीकेशन के केस में ऐसा होता है कि पहले बैंक की एंट्री होती है फिर ड्यू की एंट्री होती है, लेकिन बाकी के केसेस में तो आपको पता है ना कि कितने आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, उनके नाम से पैसा बुक कर लेते हैं कि इन लोगों से इतना पैसा आएगा, तो आप पहले ड्यू की एंट्री कर देते हैं फिर पेमेंट की करते हैं। तो पेमेंट की जो एंट्री है वो हमेशा बैंक वाली होगी और ड्यू की एंट्री शेयर कैपिटल वाली होगी।
बाकी ये जो है शेयर अलॉटमेंट, ये टेम्परेरी अकाउंट्स में ये डिपेंड करेगा कि अगर अलॉटमेंट की एंट्री है तो अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल आ जाएगा इनकी जगह पे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री आप करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर इस तरह से आप फोर्थ एंट्री की भी करेंगे। सपोज अगर आपकी सेकंड कॉल भी है तो आप एंट्री क्या करेंगे, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एट्थ एंट्री बैंक वाली हो जाएगी, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। हर स्टेप की 2 एंट्री होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी एंट्रीज है। अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। मैडम 6 नंबर एंट्री थोड़ा दिखाइए प्लीज, 6 नंबर जी वाला। सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट को, अच्छा जी, और जो आपकी सेकंड कॉल की एंट्री होंगी, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक वाली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। शेयर सेकंड को। है ना, इसको देखिए रटने की तो जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बस याद रखना है। एप्लीकेशन के केस में बैंक की एंट्री पहले होगी, ड्यू की बाद में होगी। बाकी सारे केसेस में पहले ड्यू फिर पेमेंट होगी। एंट्री सेम है, अगर आप देखेंगे फर्क सिर्फ अगर फर्स्ट कॉल की बात हो रही है तो फर्स्ट कॉल का वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है, सेकंड कॉल की बात हो रही है तो सेकंड कॉल ऐड कर दिया। ठीक है, मैम वो जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है ना, पहले अलर्ट हो जाता है 10 रुपए का, उसके जी, बाद 4 जी, पार्ट होता है ना। जी। हाँ। मतलब मैम देखिए, वो कोई रूल नहीं है कि हमेशा 4 ही इंस्टॉलमेंट होगी, डिपेंड हाँ। करेगा, हर क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। मतलब हाँ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो आपको जरूर मिलेगा, उसके हाँ। बाद कभी फर्स्ट कॉल होती है, कभी सेकंड कॉल होती है, कभी दोनों में से एक भी नहीं होती। ठीक है मैम, चलिए हाँ, आप पर वो फटाफट जो से। कॉल्ड अप में आपने बोले थे ना 8 है और पेड अप में 6 है। जी, पेड अप में 6 कैसे हुआ? एप्लीकेशन और कॉल्ड अप 1 का कॉल्ड अप का 2 ऐसे मिला के 6 हुआ, और पहला वाला जो 2 था। देखिए मैम, 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए हाँ। अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए लास्ट कॉल। ठीक है हाँ। मैम, हाँ। कंपनी ने ये वाली कॉल भी मंगा ली थी, ये भी मांग ली थी, ये भी मांग ली थी, लेकिन उस हाँ। पर्सन ने क्या किया, यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे हाँ। डिफॉल्ट किया, तो अब हमने मांगा कितना था, 8 का। 2 और 4 मांगा था हमने। जो हमारा कॉल्ड अप था वो 8 था का। हमारा 8, लेकिन हाँ। उसने दिया कितना, 6 का। 6। 6। ठीक है मैम, हाँ। और ये जो 2 होता है ये आपका कॉल्स इन अरियर हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ। आप न्यूमेरिकल पे आते हैं। कॉल सिनेरियो मैडम तो 4 हो जाएगा ना, ये दोनों दो दो मिलके 4 हो नहीं जाएगा सर, नहीं सर, जब फॉरफिट करेंगे। जब नहीं, फॉरफिट करेंगे मैं बताती हूँ सर, एक मिनट। उसको कॉल्स इन अरियर नहीं लेना है, बताइए। ये जो है ना सर, जो पैसा मांग लिया और नहीं दिया वो जी। कॉल्स इन अरियर होता है। जो पैसा मांगा ही नहीं उसको कॉल्स इन अरियर नहीं मानेंगे। ठीक है, ये आपका अनकॉल्ड अमाउंट है। जी, ठीक है, लेकिन जब शेयर को फॉरफिट करेंगे तब जी सर। कितना कॉल सिनेरियो कितना करेंगे? सर 2 ही अगर करेंगे या देखिए, 4 करेंगे? जी, अब देखिए अगर वो कहते हैं कि आपने ये वाले 2 रुपए इस पर्सन ने नहीं दिए तो हमने इसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिए, तो उस केस में तो कॉल्स इन अरियर 2 ही आएंगे। जी, ठीक है सर, लेकिन अगर वो ये कहते हैं इस पर्सन ने 2 रुपए नहीं दिए, फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेकंड कॉल भी मांगी, मतलब ये 2 रुपए भी ओके। मांगे, फिर इसने नहीं दिया तब फॉरफिट किया, तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा सर। आपको बहुत ओके। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि ओके, वो ओके, क्या रहे हैं, कि अगर इसी की बात करें कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन जी, है उसमें आपकी बुक में, ओके, तो फिर 2 रुपए होगा आपका कॉल्स इन अरियर। अदरवाइज अगर उसने बोलेगा कि सेकंड वाली के बाद है, तो फिर आप पूरे 4 4 रुपए रुपए लेंगे। से करेंगे। ओके मैम।
इसमें इन्होंने कहा है कि पब्लिक ने अप्लाई किया है 9000 शेयर्स के लिए, और ये कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब कंपनी ने इशू ज्यादा किए होंगे। एक बार देख लेते हैं। देखिए कंपनी ने कितने इशू किए हैं, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। 100 रुपए का एक शेयर है। एक शेयर कितने रुपए का होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तब आप उस केस में 10 अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितने शेयर, इसमें इशूड कैपिटल क्या है, 10,000 इंटू 100, ये आपकी क्या है, इशूड कैपिटल। 10 लाख। लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन कितनी की आई है, सिर्फ 9,000 की। 9,000। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, 9,000 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। अभी इसी क्वेश्चन में हम लोग फिर पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल भी निकालेंगे लास्ट में। कंपनी ने मतलब पब्लिक ने 9,000 ही शेयर्स मांगे, और तो ये इन्होंने दिया हुआ है कि पैसा किस तरह से मांगा हुआ है। एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 35, फर्स्ट कॉल पे 20, सेकंड कॉल पे 20। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इससे आपकी जो सिंपल वाली एंट्रीज है वो क्लियर हो जाएंगी। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको याद रखना है, भले ही 10,000 शेयर्स इशू हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो 9,000 शेयर्स से होगा। प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा सब्सक्राइब्ड कैपिटल से होता है, कि जितना लोगों ने मांगा है। ठीक है, तो पहली एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स हैं, 9,000, एप्लीकेशन 25 रुपीज की है, तो आपका आ गया 2,25,000। उसके बाद एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पेमेंट की एंट्री होती है, फिर ड्यू करते हैं। तो आप ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सेम अमाउंट आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पैसा मिला इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू, अब मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होगा, पहले ड्यू होगा फिर पेमेंट की एंट्री होगी। यहाँ पे क्या होता है, पहले पेमेंट की एंट्री होती है फिर ड्यू की एंट्री होती है। इसका रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद देखिए अलॉटमेंट कितने की थी, 35, तो 9,000 इंटू 35, 3,15,000। ठीक है, सेम अमाउंट रिसीव हो गई, तो इसको हमने शेयर अलॉटमेंट में, मतलब पैसा कितना मिला, 3,15,000 रुपए। फर्स्ट कॉल देखिए, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की थी, तो 9,000 इंटू 20, 1,80,000 आ गया। ड्यू किया फिर पे कर, मतलब इतना पैसा में रिसीव हो गया। अभी ये क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है, तो 1,80,000 आपको रिसीव हो गया। फिर सेकंड कॉल पे भी 20 रुपीज था, तो 9,000 इंटू 20, 1,80,000 आ गया, क्योंकि कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है। मैम कॉल्स इन अरियर मींस, मैम कॉल्स इन अरियर मींस का मतलब कि जब कुछ शेयर्स पे आपको पैसा रिसीव नहीं होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो डिफॉल्ट कर देते हैं। अच्छा इसमें नहीं है ऐसा। जी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल याद रखिएगा, जो भी लास्ट कॉल होगी उसके आगे ये फाइनल कॉल वर्ड लगा दीजिएगा। वैसे तो आपके एग्जाम में मतलब आपका तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए ये चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड कॉल की एंट्री ड्यू की, पेमेंट हो गई 1,76,000। अब देखिए यहाँ पर कॉल्स इन अरियर हुए हैं, अब देखते हैं क्या बोला था कॉल्स इन अरियर के लिए, क्योंकि लास्ट वाली एंट्री में फुल अमाउंट नहीं है ना। यस। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपका 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, सारा पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 200 शेयर्स। सारा पैसा मिला, पूरा एप्लीकेशन मिल गया, पूरा अलॉटमेंट मिल गया, पूरा फर्स्ट कॉल मिल गया। सेकेंड कॉल पे 200 शेयर होल्डर्स जो थे, मतलब 200 शेयर, सॉरी 200 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं मिला, तो कितना हो गया, 400, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 ही आ रहा है। ठीक है, 4,000 हम आपका क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया। अब देखिए जरा, ये है 4,000,
हमने ड्यू कितना किया था 1,80,000, क्योंकि 9,000 शेयर्स पे 20 रुपीज आना था, Yes. ठीक है। पर आया कितना है 1,76,000। 8,800 शेयर्स जो है उस पे तो पूरा पैसा आ गया। तो इन लोगों ने अलग की हुई है इस एंट्री को, आप इसको एक ही एंट्री में भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बैंक डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर Sure. सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जी। और अमाउंट कैसे लिखेंगे देखिए, पहले कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकाल लीजिए। कॉल्स इन अरियर कितना है 200 इंटू 20, 4,000। 4,000। और आपकी जो ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ये ड्यू कितने से थी, मतलब कितना पैसा आना था इसमें 1,80,000। तो ये 1,80,000 यहाँ पे लिख देंगे कॉल इन अरियर और फिर आपका 1,76,000 आपका आ जाएगा बैंक में। तो आप चाहे तो ये वाली कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं या फिर ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं कि बैंक आपको 1,76,000 का लिया, यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया और जो आपको कॉल्स इन अरियर हुआ है उसको कर दिया, ठीक है। जनरली एक ही, क्योंकि आप लोगों को ये एंट्रीज करके नहीं दिखानी है तो आप एक ही एंट्री कीजिएगा अगर आपको कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा तो, ठीक है। कॉल्स इन अरियर समझ में आया Yes, ma'am. कि 4,000 कैसे आया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था इतने शेयर्स पे ये वाली कॉल इतने लोगों ने नहीं दी ये दी, यस मैम समझ आ गया। जी। अब देखिए फिर क्या हुआ, हमने इन दो, अब ऑब्वियसली जब इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया तो हम इनसे शेयर्स वापस ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, इन 200 शेयर्स को फोरफिट कर दिया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। क्योंकि उस पर्सन ने फाइनल कॉल नहीं दी तो हम उससे शेयर्स वापस ले लेंगे, ठीक है। चलिए, Yes. एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, फोरफीचर के टाइम पे जो फोरफीचर की एंट्री होती है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए 2-3 चीजें समझिए यहाँ पर। एक तो पॉइंट होता है आपका प्रीमियम और डिस्काउंट। इसके लिए जो आपको याद रखना है, ये अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रीमियम है या डिस्काउंट है तो हमेशा ड्यू एंट्री जो होती है उसमें आता है, जहां पर शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट में। अगर सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको प्रीमियम या डिस्काउंट तो वो कहां पर आएगा, ड्यू वाली एंट्री में आएगा। डिस्काउंट आपका डेबिट में आएगा क्योंकि आपका लॉस होता है, और प्रीमियम आपका क्रेडिट में आएगा क्योंकि आपकी इनकम होती है। ये चीज क्लियर है। अब ये कहीं पर भी आ सकता है, जनरली अलॉटमेंट पे होता है, लेकिन बाय चांस अगर होने को फर्स्ट कॉल में और एप्लीकेशन में कहीं पे भी हो सकता है। तो आप एंट्री इस तरह से करेंगे, सपोज अलॉटमेंट पे तो आप एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और अगर प्रीमियम होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, डिस्काउंट होगा तो डेबिट कर दीजिएगा, प्रीमियम होगा तो क्रेडिट कर दीजिएगा। मैम ये शेयर रीइश्यू के टाइम पे है ना, जो बताया आप चीज? नहीं सर, ये अभी मैं नॉर्मल बता रही हूँ, अभी रीइश्यू वाला बाद में बताऊंगी। नॉर्मल मैम ये इशू के हम टाइम पे कंपनी के हिसाब से देख रहे हैं तो मगर मैंने कि हमने लोगों से शेयर मांगा है और वो जो नहीं अलर्ट हुआ है उनको लौटा नहीं, ऐसा है तो क्या हम लौटाने नहीं, किसी कैंसिल और- करना है उनका। नहीं मैम, पर क्या हुआ, जो 200 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, लास्ट कॉल नहीं मिली, मतलब फुल पेमेंट नहीं हो पाई, तो हमने उनसे हाँ। कहा कि जब आप पूरे पैसे आपने नहीं दिया तो आप हमारे शेयर वापस कर दीजिए, हम किसी और को बेच लेंगे, अच्छा ठीक है मैम। उसको फोर फीचर हाँ। कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये इशू वाला है, री इशू वाला भी बाद में बताऊंगी। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन में आपको प्रीमियम और डिस्काउंट गिवन है तो आप उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। अमाउंट भी उसकी गिवन होगी कि 1 रुपए पर शेयर है कि 2 रुपए पर शेयर है, सब कुछ क्लियरली मेंशन होगा और एंट्री में इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपकी होती है कॉल्स इन अरियर। मैंने आपको बता दिया, एक होता है कॉल्स इन अरियर, एक होता है कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है। कॉल्स इन अरियर तो आप समझ गए कि पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, हमने उनसे मांगा उसने नहीं दिया। एडवांस में क्या होता है कि आपने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे और उस पर्सन ने उसके साथ ही सेकंड कॉल भी दे दी, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस।
क्लियर? कॉल्स इन अरियर डेबिट में आएगा, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में आएगा, और ये कौन सी एंट्रीज में आते हैं? ये हमेशा आपकी पेमेंट एंट्री में आते हैं, मतलब बैंक वाली एंट्री में आते हैं। जैसे अभी मैंने किया ना कॉल्स इन अरियर, जिस एंट्री में बैंक था उस वाली एंट्री में आया कॉल्स इन अरियर, क्योंकि कॉल्स इन अरियर था तो डेबिट हो गया। सेम क्वेश्चन में अगर कॉल्स इन एडवांस होता तो वो आपका क्रेडिट हो जाता। ये वाली बात क्लियर है? ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं फोर फीचर पर। देखिए, फोर फीचर का मतलब 200 शेयर्स पे हमारी जो लास्ट कॉल थी 20 रुपए की, वो हमें नहीं मिली। 4000 रुपए की क्या हो गए? कॉल्स इन अरियर्स हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे? उससे शेयर वापस करेंगे। जब शेयर्स को इश्यू कर रहे थे तो शेयर कैपिटल को क्या कर रहे थे? क्रेडिट कर रहे थे ना, पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? उसको वापस करना है, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी डेबिट, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जो भी कॉल्स इन अरियर होगा वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। कितना है कॉल्स इन अरियर? 4000। उसके बाद टू शेयर्स फोर फीचर, इसको शेयर फोर फीचर या फोरफिटेड शेयर्स कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंदर वो पैसा आता है जो आपका आ चुका है। ये जो 200 शेयर्स थे, इस पे आपको एप्लीकेशन भी मिल गई थी 20 रुपए की, 25 की थी शायद, 25 रुपए की 25 एप्लीकेशन भी मिल गई थी, 35 की अलॉटमेंट भी मिल गई थी, और 20 रुपए की Yes. फर्स्ट कॉल भी मिल गई थी। यस, कितना हो जाएगा? 80। हाँ 16। ये चीज क्लियर है? क्योंकि उसने चौथी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया है ना, बाकी तो उसने सब Yes. सही दिया है। तो शेयर फोर फीचर में या फिर फोरफिटेड शेयर्स में जो पैसा आता है वो पैसा आता है जितना उन शेयर्स पे आपको रिसीव हो चुका है अब तक। तो कितना हो चुका है? 200 इंटू 80, कितना आ जाएगा? 16,000। यस यस मैम। ठीक है। अभी ये वाली एंट्री क्लियर है? फोर फीचर की जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फोर फीचर, ठीक है। टू Yes. कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फोर फीचर। अब इस कॉल्स इन अरियर को आप बुक में देखेंगे कहीं कहीं पर इस तरह से लिखा होगा। सपोज, क्योंकि ये अभी तो एक ही कॉल में, कभी कभी क्या होता है कि सपोज उस पर्सन ने फर्स्ट कॉल में पैसे नहीं दिए, फिर हम उसे दूसरी मांग के देखते हैं कि क्या पता इकट्ठे दोनों के दे दे, तो भी अगर वो नहीं देता तो कॉल्स इन अरियर फिर दो कॉल्स में हो गए। तो अगर आपको कहीं पे आप चाहें तो इनको कंबाइंड करके कॉल्स इन अरियर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टू शेयर, सेकेंड कॉल में था ना ये अरियर, तो आप इसको टू शेयर सेकेंड कॉल भी लिख सकते हैं। बुक में अगर आपको दिखेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे तो आप उसको कॉल्स इन अरियर लिख लीजिए, चाहे आप उसको टू शेयर सेकेंड कॉल करके लिख लीजिए, ठीक है। ये फोर फीचर की एंट्री है। फोर फीचर की एंट्री सीधी सीधी है। ये इसको आप ना ही लिखें तो ठीक है, कॉल्स इन अरियर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बुक में दिया हुआ इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फोर फीचर, ठीक है। Yes. फोर फीचर की एंट्री क्लियर है? और यहाँ Yes, पे क्या ma'am. आ जाएगा? यहाँ पे टोटल आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो ये आपकी फोर फीचर की एंट्री हो गई। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो आप लोगों को देखिए, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने यही एंट्री की है फोर फीचर की, ये फोर फीचर की एंट्री है। शेयर कैपिटल में 20,000, कॉल्स इन अरियर में 4,000, फोरफिटेड शेयर्स में 16,000। जितना पैसा आ चुका है शेयर फोर फीचर में आएगा, अमाउंट रिसीव्ड। Yes. कॉल्स इन अरियर में अमाउंट Not नॉट received. रिसीव्ड। जो मिल गया है वो फोरफिटेड शेयर्स में, जो नहीं मिला है वो कॉल्स इन अरियर में, ठीक है। क्लियर? Yes. ये है आपकी फोर फीचर की एंट्री। अब देखिए एक आपकी, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये शेयर्स इससे तो वापस ले लिए, हम इन शेयर्स को क्या करते हैं, वापस से री इशू करते हैं, ठीक है। तो री इशू करने की एंट्री क्या होती है? देखिए
मैंने जैसे आपको बताया था ना, वेंडर के केस में आप इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं रखते, डायरेक्ट जो भी अमाउंट है उसकी एंट्री कर देते हैं कि 2 लाख रुपए हमने 2 लाख के शेयर्स हमने वेंडर को दे दिए, बात खत्म। लेकिन सेम ऐसे ही जब आपका रीइश्यू करना होता है, फिर जब आप रीइश्यू करते हैं तो फिर से आप इनको मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं लेते, इस पैसे को आप वन टाइम में लेते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, टोटल जो भी अमाउंट होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये इसकी एंट्री होती है। यहाँ पे बताते हैं, देखिए रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि देखिए जब शेयर कैपिटल इशू करेंगे, जब शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट में आएगी, जब फोरफिट करेंगे तो डेबिट में जाएगी। अब वापस से दे रहे हैं ना हम शेयर्स, तो फिर से शेयर कैपिटल क्रेडिट में आ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नॉर्मल एंट्री होती है। क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि ये जो शेयर्स हमने फोरफिट किए थे, ये हमने कितने में रीइश्यू किए, 90 रुपीज में रीइश्यू हुए हैं। ये क्वेश्चन में दिया होता है सब कुछ। डिस्काउंट में तो 200 इंटू 90 कितना हो गया, 18,000। लेकिन यस हमारी जो शेयर कैपिटल थी वो कितनी थी, वो तो 20,000 की थी। अभी फोर फीचर वाले से हमने देखा ना, ये यस शेयर कैपिटल तो 20,000 की थी, तो क्रेडिट तो हम कितने से करेंगे, 20,000 से करेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें, मेरा 20,000 का सामान 18,000 रुपए में गया, लॉस हुआ, बताइए 2,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन 16,000 उधर से भी मिला था। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आप देखिए फोर फीचर के टाइम पे प्रॉफिट कितना हुआ, 16,000। इन्हीं शेयर्स को जब रीइश्यू किया तो लॉस कितना हुआ, 2,000। तो ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो इस लॉस को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। यस ये 16,000 कहाँ था, शेयर फोरफिटेड में था ना, तो आप यहाँ पे Yes. लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 2,000। फिर उसके बाद कितना प्रॉफिट बच गया, 14,000 14,000 बच गया ना। यस ये 40,000 आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और क्वेश्चन में जो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं या तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो कितना आएगा 14,000 इस क्वेश्चन में। 14,000 हाँ जी सर पूछिए। ये सब तो हो जाता है, ये वाला निकल जाता है, लेकिन एंट्री बीच जी में भूल जाते हैं, कभी कभी वही हो जाता है उल्टा पलटा। चलिए कोई नहीं, देखिए वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी जी इसमें देखिए तो हो जाता है ना, ये 14,000 आपका कैपिटल रिजर्व में आ गया, क्योंकि हर चीज का जो निचोड़ है, अगर किसी क्वेश्चन में फोर फीचर और रीइश्यू वाला कोई क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपसे या तो कैपिटल रिजर्व पूछेंगे या फिर आपसे फोरफिटेड शेयर, आपसे पूछेंगे कि रीइश्यू के टाइम पे बताइए फोरफिटेड शेयर कितने से डेबिट हुआ, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा 2,000 रुपए। है। यस ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा है। अच्छा ये इन्होंने क्या किया ना, टोटल को यहाँ पे डेबिट कर दिया और फिर उससे एडजस्ट कर दिया, जो नेट डिफरेंस आएगा वो यही आएगा। ठीक है, आप इसकी अलग से एंट्री भी कर सकते हैं कि पहले एंट्री ये कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद आपका शेयर फोरफिचर कितना बचा 14,000, तो फिर आप शेयर फोरफिचर को डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने से, जो भी आपका बैलेंस बचा 14,000। 14,000 और अगर आपको इन सब की कंबाइंड एंट्री करनी है जैसे कि इन्होंने की गई है, तो फिर शेयर फोरफिचर 14 यहाँ डेबिट है, 2,000 यहाँ डेबिट है, तो 16,000 से एक ही बार डेबिट कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने पूरा पैसा यहाँ पे रख दिया है कि भाई जो बचेगा, मतलब जो चाहिए होगा उतना ले लेना, जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में डाल देना, और नेट रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब आप पहले मुझे बताइए, इतने में अगर आपको डाउट है कंसेप्ट में तो पूछ लीजिए। एक ये इनका नाम नहीं लिखा है सर का, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए सर। चलिए देखिए,
प्लीज आप लोग, कल भी मैं इसकी क्लास लूंगी कंपनी की, तो आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो यही है कि इसके क्वेश्चंस आपको सारे ट्राई करने हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि देखिए इसके जो क्वेश्चंस है ना वो 2 मार्क्स में आ रहे हैं, आपसे कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए पूछ रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट फाइंड आउट करने में कि अच्छा इतना कॉल्स इन एरियर है, फटाफट से एक एंट्री की, शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर, इतना पैसा आ गया, इतना नहीं आया, टोटल ये हो गया, फिर रीइश्यू किया, बैंक डेबिट, 2 शेयर कैपिटल ये वाली शेयर कैपिटल और ये वाली शेयर कैपिटल सेम होनी चाहिए, फिर उसके बाद शेयर फॉरफीचर जो भी यहाँ पे था उसको पूरे को यहाँ पे रख दीजिए, जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका बचेगा कैपिटल रिजर्व। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्पीड तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस बचे हैं, अभी प्रो राटा वाला टॉपिक बचा वो भी कराऊंगी मैं अभी कल, लेकिन प्रो राटा को छोड़ के जो भी आपके रिमेनिंग इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे या कहीं और से भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो प्लीज उनको कर लीजिए। एक वो पेड अप शेयर कैपिटल वाला, ये सब क्वेश्चंस कर लीजिए सिर्फ प्रो राटा को छोड़ के, और एक बोनस शेयर्स वगैरह वाले होंगे तो वो सब मैं करा दूंगी। लेकिन उसके अलावा इसकी थ्योरी जो हमने पढ़ी है, अगर आप लोगों को डाउट होता है ना तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन किया है। शायद कंपनी की तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे, तो आप लोग इसकी थ्योरी पढ़िएगा, पुरानी वीडियोस पढ़ लीजिएगा, और इस पे एमसीक्यू वीडियो भी है वो भी देख सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा सारी चीजों को छोड़ के किताब उठा के डायरेक्टली आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी डाउट होंगे आप मुझसे पूछ लीजिएगा कल, और कल हम प्रो राटा वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। किसी को और कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है किसी को कोई डाउट? सब समझ में आ गया? इशू, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉल्स इन अरियर हो जाते हैं, तो फिर फॉरफीचर हो जाता है, फिर री इशू होता है, और फिर हमें बैलेंस कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करना होता है। ये इसका प्रोसीजर है, प्लीज इसको देख लीजिए अच्छे से, और इसको जो भी इसके क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर कल हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।